फाइनली तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन मैंने कंप्लीट कर, सॉरी, मोशन इन अ प्लेन में सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं कहां, हम चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में चलते हैं। ठीक है, आइए साहब, चले, तैयार हो? हैं, तैयार हो? अरे वाह यार, तैयार है, आओ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले बात समझिए कि किसी भी पार्टिकल का जो स्टेट हम डिफाइन करते हैं वो दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट की उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या कांस्टेंट? स्पीड की डायरेक्शन दोनों। और इस जब स्टेट में पार्टिकल होता है तो हम कहते हैं ये नेचुरल स्टेट है। इस स्टेट में उस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो जीरो लग रहा होगा। नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? पार्टिकल पर जीरो लग रहा होगा, नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा। तो कर लेना डिनर, किसने मना किया है? डिनर है, डिनर, डिनर में खाएगा बसिया भात और उसको कहता है डिनर। रामलाल, बसिया भात और बैगन का चोखा से ज्यादा कुछ नसीब हुआ है तुम्हें? पढ़ ले ढंग का, तभी ढंग के कॉलेज में जाएगा। फिर ढंग के कॉलेज में ना बढ़िया एकदम ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर बढ़िया लंच और बढ़िया डिनर मिलता है। डिनर के नाम पे बसिया भात से ज्यादा तुमको कुछ आज तक मिला नहीं। डिनर करेंगे, चिकन डिनर। शकल तुम्हारी बसिया भात वाली है, चिकन डिनर करेंगे। सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें बताता हूं। जब मैं कॉलेज में गया था ना, तो मैं पहले 4 महीने तक एकदम सुबह उठता था 7:45 में, क्योंकि 8 बजे नाश्ता मिलता था। 8 बजे भाग के जाता था मैं, ऐसे ही बिना ब्रश किए हुए, बिना फ्रेश हुए हुए जाके बैठ जाता था, दबा के खाता था। फ्रूट्स, ऑमलेट और क्या क्या मिलता था, ब्रेड ऑमलेट, आलू पराठा, पनीर पराठा, सैलेड, फिर उसमें स्प्राउट्स, फिर उसमें पता नहीं क्या क्या मिलता था सुबह सुबह, और बहुत सारी चीजें। तो दबा के खाता था। पहले 4 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया, खाया और सोया। बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलता जिसमें तुमको आलू पराठा, पनीर पराठा, ब्रेड, सैंडविच, टोस्ट, दूध, दलिया, स्प्राउट्स, कॉर्नफ्लेक्स सब मिलता था। तो मैं जाता था, उठ के सीधा और बैठ जाता था पहले टेबल पे, क्योंकि जितना जल्दी जाओगे फ्रेश फ्रेश सब कुछ मिलेगा, बाद में थोड़ा बहुत कम हो जाता था। एप्पल, बनाना सब दबा के खाता था। फिर खा के 8:15 में सो जाता था। फिर उठता था मैं 12 बजे, फिर 12 बजे तैयार होता था, मुंह धोता था, फ्रेश होता था, फिर 1 बजे लंच करता था दबा के। फिर आके 2 बजे 2:30 बजे सो जाता था। फिर उठता था 4 बजे, फिर 4 बजे टी ब्रेक होता था, फिर चाय पीता था, नाश्ता करता था, फिर रात में खाना खाता था। भाई साहब, गर्दा गर्दा उड़ा दिया था। मैं जाना जाता था वहां पे खाना खाने के लिए, क्योंकि ना घर में वैसा खाना मिला कभी, और ना ही तो बाहर रहते थे, कभी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया तो खाना बना के खाने में तो दिक्कत होती थी। तो भाई कॉलेज में ऐसा खाना मिलता है, तो कम से कम बसिया भात से तो छुटकारा मिलेगा तुम्हें। डिनर करेगा, और नहीं तो क्या, बसिया भात से ज्यादा आज तक नसीब हुआ नहीं, डिनर ब्रेक करेंगे। चलो और ध्यान से सुनो, एक और इंपॉर्टेंट बात। क्या? यहां भी जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो मेरे से भी पीपीएल में सवाल पूछा गया था कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब जीरो एक्सीलरेशन होता है, कि इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स होता है, या ये दोनों होगा? बताओ। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, सॉरी, ये बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? रेस्ट होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा, कि नेट फोर्स जीरो होगा? क्या होगा? इक्विलिब्रियम का असली मतलब क्या होगा? कि लास्ट वाला दोनों होगा? तो ध्यान से देखो, ये नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल मास सिस्टम भी तो कोई चीज होता है। ये नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होगा नेट फोर्स जीरो। और नेट फोर्स भी बेटा दोनों डायरेक्शन में अलग अलग देखते हो। दोनों डायरेक्शन में अलग अलग देखने का मतलब है कि अगर एक्स में फोर्स जीरो है तो एक्स का एक्सीलरेशन जीरो होगा, वाई का हम नहीं जानते, मेरे से मत पूछो ना, हमको नहीं पता है, हमसे मत पूछो ना। वाई में अगर नेट फोर्स जीरो तो वाई का एक्सीलरेशन जीरो होगा, एक्स का हमको नहीं पता है, हमसे मत पूछो ना। भाई यहां भी अपना अपना काम होता है, एक्स में अलग, वाई में अलग, एक्स में अलग, वाई में अलग। समझ में आया?
हाँ, वंस अ डैश इज ऑलवेज अ डैश, यस, बिकॉज यू आर वेरी मच डैश। लामीज थ्योरम हमेशा याद रखना, हालांकि वेक्टर में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे ध्यान देना, अगर किसी पार्टिकल पर 3 फोर्स लग रहा है और तीनों फोर्स की जगह पे उस पर नेट फोर्स 0 है, तीनों फोर्स का नेट वैल्यू 0 है, तो याद रखना F1 वेक्टर, F1 फोर्स बटा F1 जो एंगल नहीं बना रहा साइन अल्फा, F2 बटा F2 जो एंगल नहीं बना रहा साइन बीटा, F3, F गायब कर दिया, F3 बटा साइन गामा। देखो F1 बटा साइन अल्फा, F2 बटा साइन बीटा, F3 बटा साइन गामा, ये हमेशा याद रखेंगे। अब एक तरकता भरकता जोरदार सवाल आ गया, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इस थीटा की वैल्यू बताइए। भाई साहब जोरदार सवाल, कैसे करोगे बताओ। सर ये दोनों रेस्ट में है, तो इस थीटा की वैल्यू पूछिए। हाँ, तो सबसे पहली बात इतना ध्यान रखो कि इस पर जो mg लग रहा है वो 40 न्यूटन का लगेगा। हाँ सर, तो यहां पर टेंशन 40 होगा, तो यहां भी टेंशन 40 होगा, ठीक है। ये 3 kg का है, तो इस पर टेंशन नीचे mg 30 होगा, तो यहां पे भी टेंशन तुम्हारा 30 होगा। तो सर हो गया ना। अगर हमें इस लाइन पर फोर्स देखना है, ये एंगल हमें देखना है, तो इसका बेस हो गया 30 का और ये हो गया 40 का, इसको हम यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, और ये आपका रिजल्टेंट, तो ये आपका आ गया अल्फा, अल्फा 53 डिग्री होगा। यहां हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 40 बेस 30, वर्टिकल से पूछा है ना, यहां से पूछा है, तो इसका ये परपेंडिकुलर और ये बेस 4/3, tan इनवर्स 4/3। थर्ड, दूसरा नहीं आएगा बेटा, दूसरा नहीं आएगा, थर्ड आएगा बेटा। ये सवाल बढ़िया है, जेईई मेन 2022 का है, करो तो देखते हैं। बढ़िया सवाल है बेटा, सवाल में लैंग्वेज का भी खेल है और फिर अंडरस्टैंडिंग का भी खेल है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको, देखते हैं भाई कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। करिए एक बार, समझिए, देखते हैं, समझिए जरा इसको, क्या सवाल है। सवाल कह रहा है कि 5 न्यूटन आगे लग रहा है, 6 न्यूटन पीछे लग रहा है, तो मैं कह सकता हूं 1 न्यूटन पीछे लगा, 7 ऊपर 8 नीचे, मतलब 1 न्यूटन इधर, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 1√2, एक एक का सम 1√2। अब बोला कि इसको रेस्ट में रखना है, तो मुझे 1√2 न्यूटन फोर्स आगे लगाना पड़ेगा, यहां से 45 डिग्री पर। बताओ क्या होगा। नेट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन व्हाट एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस से कितना फोर्स किधर लगाऊंगा, तो पहला आंसर है, दूसरा नहीं आएगा। दूसरा कह रहे हैं √2 135 डिग्री पे, नहीं 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 बेटा, ये तुम्हारा 8 है, ये 7 है, तो नीचे 1, ये 6 है, ये 5 है, तो पीछे 1, ये 1, ये 1, तो ये √2 आ गया। अब ये √2 आ गया, तो नेट फोर्स आप इधर लगाएंगे ना, ये इधर लगाएंगे ना आप नेट फोर्स, ताकि ये ट्रांसलेट ना करे। सवाल एक बार समझाते हैं। इफ अ फ्री बॉडी डायग्राम शोन इन अ फिगर, द 4 फोर्स आर अप्लाइड इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, what additional force must be applied and what angle with the positive x axis so that net acceleration of the body is 0। मतलब नेट फोर्स हमें 0 करना है, तो जितना नेट फोर्स इसका इधर लग रहा है उसके अपोजिट में उतना ही फोर्स लगा देंगे। ये 45 पे लगेगा, क्योंकि 1 और 1 का नेट रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो 45 पे √2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। बताओ समझ में आया। बढ़िया सवाल था कि नहीं था। नीट 2019 में कुछ ऐसा ही सवाल पूछा है, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि 3 फोर्स है, नहीं, पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v एक्टेड बाय द 3 फोर्स, हाँ फोर्स लग रहा है, बाय द 3 वेक्टर p q r। पहला फोर्स है ये p, जहां पे पहला फोर्स खत्म है वहां से दूसरा फोर्स, नहीं पहला फोर्स r, दूसरा फोर्स p और तीसरा फोर्स q। अब बोल रहा है ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी। ध्यान देना, ट्रायंगल ऑफ एक्टिवेशन क्या कहता है, ये फोर्स इधर लग गया r, ये फोर्स इधर लग गया p, और ये फोर्स इधर लग गया बेटा q, तो नेट फोर्स क्या होगा इसका, 0। क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना हो तो इसी तरह से ऐड करते हैं। पहला वेक्टर जहां पे खत्म हुआ दूसरा शुरू करते हैं, दूसरा जहां पे खत्म हुआ से तीसरा शुरू करते हैं, और पहले के टेल से तीसरे के हेड को मिलाते हैं, तो रिजल्टेंट 0 आ रहा, तो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। फिर से एक बढ़िया सवाल करेंगे बेटा, ये सवाल करिए, देखिए। मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड होल्डिंग अ स्ट्रिंग passes over the system of ideal pulley, a mass of 10 kg hanging over a light pulley such that 10 kg hanging over a light pulley such that the system is in equilibrium, then force exerted by the ground on the man,
ग्राउंड और मैन के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है ये पूछे, बहुत बढ़िया सवाल है। ये रेस्ट में है, तो सुनो, ये अगर रेस्ट में है तो इस पर नीचे mg लग रहा होगा, तो इसका टेंशन फोर्स mg के मतलब 10 न्यूटन के बराबर आएगा। यहां पे 10 न्यूटन, यहां पे 10 न्यूटन, तो ये हो जाएगा बेटा 20 न्यूटन। ये ऊपर 20 न्यूटन, तो मैन पर 20 न्यूटन ऊपर लग रहा है फोर्स। अरे भाई रस्सी पर इस पॉइंट में ऊपर ही तो लगाओगे, मतलब रस्सी को आदमी नीचे खींचेगा तो रस्सी आदमी को कहां खींचेगा, ऊपर। और इस पर नीचे 60 न्यूटन mg, तो नॉर्मल ऊपर कितना होना चाहिए, और 40 न्यूटन, 40 जी mg के टर्म्स में दिया है, जहां पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता रहा है। क्या होगा आंसर, 40 जी। क्लियर है क्या बेटा ये बात? नेक्स्ट सवाल देखिए, ये नीट 2013 का सवाल है। ये सवाल कुछ ऐसा है कि 3 ब्लॉक विथ masses m, 2m and 3m are connected by the string as shown in the figure. After upward force F is applied on the block. इस ब्लॉक पे F फोर्स ऊपर लगा है। The mass move upward at a constant speed. ये किस स्पीड से जा रहा बेटा, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा। Then what is the net force on the block of mass 2m? एक बात बताओ, कोई भी सिस्टम अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होता है, तो चाहे वो वर्टिकल जा रहा हो, हॉरिजॉन्टल जा रहा हो, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास भी वेरी नहीं कर रहा, अब इसका मास थोड़ी ना बदल रहा, मास भी कांस्टेंट है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, 0। नेट फोर्स की बात की, ऐसा नहीं कि इस पे mg नहीं लगेगा, टेंशन नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा तो उस पर नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी बेटा वो 0 होगी। आइए बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम होता है mb वेक्टर। मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन वेलोसिटी के अलॉन्ग होता है, इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड, ये आप जानते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से जा रहा उसी स्पीड से रिबाउंड हो जाए तो उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना आता है, 2mu, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट यू से जा रहा और 90 डिग्री पर यू से चला जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, √2mu। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर आ रहा, ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से 60 डिग्री पर चला गया, कितने पे चला गया, 60 डिग्री, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बोलो, डेल्टा पी बोलो, या mu ही हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड से चल रहा और कहीं पे कोलिजन के बाद वो 60 डिग्री पे चला गया इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, mu की √3mu। मैं शायद गलत कर गया, mu की √3mu, mu की √3mu। बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट u से जा रहा, कोलिजन के बाद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से 60 डिग्री पर डेविएट हो गया, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से 60 डिग्री पर डेविएट हो गया, तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, mu की √3mu। याद रखना बेटा, ये √3mu नहीं, mu ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन 60 डिग्री पे सेम मैग्नीट्यूड का, वेक्टर सब्ट्रैक्शन 60 डिग्री पे सेम मैग्नीट्यूड का आता। और भाई इस पर बेस सवाल भी पूछते हैं, AIPMT 2011 में सवाल है एक, अ बॉडी ऑफ मास m हिट नॉर्मली at the right with the velocity v and bounce back with the same velocity, then impulse experienced by the body। impulse मतलब change in momentum, impulse का मतलब होता है बेटा change in momentum। बताओ क्या होगा, m √2mv। अगर मान लो mv से गया और टकरा के रुक गया तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, mv। ये रिबाउंड हो गया उसी स्पीड से, तो क्या आंसर होगा, 2mv। क्या आंसर होगा, 2mv। ये नीट 2016 में सवाल पूछा है। क्या देखो, जब भी इस तरह का सवाल हो ना, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल इधर से बना रहा नॉर्मल से, तो क्या मैं ये लाइन जो प्लॉट करूंगा, ये 60 डिग्री एंगल है, इस x एक्सिस 60 है, तो क्या ये भी 60 होगा? हाँ सर। अब मुझे बताओ, ये जो v वेलोसिटी से जा रहा है उसका x कंपोनेंट कितना होगा, v cos 60, एंड y कंपोनेंट कितना होगा, v sin 60। अब एक छोटा सवाल, बस इतना बताओ कि ये बॉल किस स्पीड से जाके टकराएगा, v sin 60 से, v cos 60 से, कि v से? ये बॉल किस स्पीड से जाके टकराएगा, v sin 60 से, v cos 60 से, या v से? मतलब मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं किस वेलोसिटी से जाके टकराएगा, बस इतना बता दो, v sin 60 से, v cos 60 से, कि v से? तो देखो, v से तो पैरेलल चल रहा है, इससे तो कोलिजन होगा नहीं, v cos 60 से होगा, तो चेंज इन मोमेंटम पूछा है क्या,
वैल्यू ऑफ इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होगा 2 mv cos 60। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से टकरा है उसी स्पीड से कोलिजन होगा, तो उसी स्पीड से रिबाउंड होगा, मतलब v cos 60 से ही रिबाउंड होगा। तो 2 मास की वैल्यू m, v cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, 2 से 2 कटेगा, mb आएगा आंसर। क्या कह रहे हैं बच्चे? mb इज योर करेक्ट आंसर। बताओ मजा आया कि नहीं? अब चाहे जो भी सवाल हो, तुम दीवार की तरफ वेलोसिटी ले लेना और उसका डबल चेंज कर देना। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से टकराया उसी से रिबाउंड हुआ है, तो v cos 60 से टकराया है, v cos 60 से रिबाउंड होगा। ओ भाई साहब, सर गजब, अरे भाई साहब जोरदार। इधर देखो, जब मैं न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करता हूं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ साहब कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आपका फोर्स होता है। हाँ सर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है। मोमेंटम को हम एम भी लिखेंगे और m को कांस्टेंट निकाल लेंगे बाहर, तो dv बाई dt होगा, या मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट रखूं तो dm बाई dt होगा। तो एक्चुअल में फोर्स दो तरह का होता है, जब मास कांस्टेंट होता है m dv बाई dt, और जब मास वेरिएबल होगा तो v इंटू dm बाई dt। अब रॉकेट उसी का केस है, वेरिएबल मास सिस्टम का। इस पर जो अब थ्रस्ट फोर्स लगता है वो लगता है u इंटू dm बाई dt। देखो ये v इंटू dm बाई dt है ना, u इंटू dm बाई dt, ये रॉकेट पे अब थ्रस्ट फोर्स है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? अरे भाई एक्सीलरेशन होता है फोर्स बटा मास, फोर्स u इंटू डी एम बाई डी टी बटा मास। बहुत आसान है, तो u डी एम बाई डी टी फोर्स बटा मास m नॉट। सर माइनस जी क्यों किया? अरे भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ही तो रॉकेट को उड़ाओगे। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस लिखते हो तो ये आंसर लिखो, a नॉट बराबर फोर्स हो गया u इंटू डी एम बाई डी टी बटा मास m नॉट। ये लिखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई साहब, अब लिखिए ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में। लेकिन अगर ग्रेविटी है तो माइनस जी करोगे कि नहीं करोगे बताओ? हाँ देखो, ग्रेविटी के वजह से माइनस जी किया। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन आ गया। ये तो बहुत आसान है, और क्या बोल रहा हूं मैं, तो बहुत आसान है। फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन आ गया, माइनस जी बस यहां से घटा दिया है मैंने। रॉकेट साइंस आ ही गया, हाँ रॉकेट साइंस आ गया। अच्छा, यहां पे अगर टी टाइम के बाद एक्सीलरेशन पूछे तो, टी टाइम के बाद एक्सीलरेशन पूछे तो टी टाइम के बाद फोर्स तो डीएम बाई डी टी लगेगा, यू इंटू डीएम बाई डी टी लगेगा। अब टी टाइम के बाद मास लिख दो। देखो बेटा, इनिशियल मास एम नॉट है, उसमें से कुछ मास बर्न हो जाएगा। अगर डीएम बाई डी टी रेट से मास बर्न हो रहा है तो टी टाइम में इतना मास बर्न होगा। इनिशियल माइनस टी टाइम का मास घटा दोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा। देखो इनिशियल मास में से कितना मास बर्न हुआ है घटा दोगे, टी टाइम का मास आ जाएगा। तो फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन आ गया, माइनस जी से सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना आसान है। डायनेमिक्स ऑफ कनेक्टेड बॉडी, नेट फोर्स बटा नेट मास हम लोग लिखते हैं, ये तो आप जानते ही हो, कोई खास बात नहीं है। अब यहां पे सवाल कर लीजिए एक रॉकेट का फटाफट। क्या है सवाल? अ 5000 kg रॉकेट सेट फॉर द वर्टिकल फायरिंग, द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड, टू गिव इनिशियल अपवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड नीडेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट विल बी। ओ भाई साहब, एक्सीलरेशन बराबर u इंटू डी एम बाई डी टी बटा एम नॉट माइनस जी, ये आएगा। ए 20 दे दिया तो चलो 20 माइनस जी को उधर ले जाओगे तो प्लस जी की वैल्यू 10, u बताओ u 800, डीएम बाई डी टी आपसे पूछा है, बटा एम नॉट की वैल्यू 5000 kg आपको दिया है। तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कटेगा, ये आएगा आपका 30 मल्टीप्लाई 50 बटा 8 इज इक्वल टू डीएम बाई डी टी। यहां से 5 3 15, 15 बटा 8, 15 बटा 8 हो जाएगा 1.8 समथिंग ना बेटा। भाई इतना पास पास कौन देता है यार आंसर? डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इतना पास पास आंसर कौन देता है यार? हैं बताओ, सच में डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे तो, सच में डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे तो यार। अच्छा, गन बुलेट सिस्टम याद रखिएगा कि गन बुलेट सिस्टम में जितना मोमेंटम गन को मिलता है उतना ही मोमेंटम बुलेट को मिलता है। अगर मोमेंटम सेम हो तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। किसका मास कम है? बुलेट का मास कम है। बुलेट को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगा गन के रिस्पेक्ट। रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका मोमेंटम बराबर इसका मोमेंटम, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज मोमेंटम ऑफ बुलेट बटा मास ऑफ गन। फोर्स ऑफ गन याद रखिएगा एनएमयू, एनएमयू है एन इज द नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड, number of bullet per second, m is mass of bullet, u is the velocity of bullet, mass of bullet and velocity of bullet याद रखिएगा। फोर्स इज इक्वल टू होता है nmu, फोर्स इज इक्वल टू होता है nmu, फोर्स इज इक्वल टू होता है nmu। क्या याद है ये बात?
फोर्स इज इक्वल टू होता है NMU। ये सवाल देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास इतना केजी एंड सो ऑन, देन इंपल्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज, 2 सेकेंड पे इंपल्स क्या होगा। तो बेटा ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे तुम्हें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अब ये xt का ग्राफ दिया है, तो xt के ग्राफ का स्लोप क्या होता है 0, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। और यहां पे वेलोसिटी देखोगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगा परपेंडिकुलर 4 बटा बेस 2, 4 बटा 2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ इनिशियल वेलोसिटी xt ग्राफ का स्लोप होगा और फाइनल वेलोसिटी xt ग्राफ का स्लोप ये 0 हो गया। तो यहां पे तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम जो होगा उसी को हम कहेंगे इंपल्स, और चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास है तुम्हारा 0.1, 1/10 इंटू 2 मतलब 0.2। 0.2 इज योर करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं है? 0.2 इज योर करेक्ट आंसर। ये मैंने समझा दिया आपको, इसमें कोई खास बात नहीं है। देखो बेटा नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज रेस्ट, नाउ अ फोर्स इतना is applied on the object, then velocity of the object at t is equal to 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? घबराना नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या दिया हुआ है फोर्स, और यहां पे हमें मास पता है क्या? हाँ, तो फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन हो जाएगा। ये फोर्स और ये मास, फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो यहां से मास 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 2t² i कैप प्लस 4/3t j कैप। सिंपल सी बात है। अब मैं दोनों डायरेक्शन में क्यों देखूं? अगर मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सॉल्व करूं तो, और वाई में देखो सारे में ऑप्शन अलग अलग है, तो मैं वाई डायरेक्शन में मोमेंटम देखता हूं डायरेक्ट। तो ए को मैं लिख सकता हूं dv/dt इज इक्वल टू 4/3t इंटू dt, इधर चला जाएगा तो dv इज इक्वल टू 4/3t इंटू dt। इंटीग्रेशन कर दो तो 4/3 आपका बाहर, t²/2। टाइम का लिमिट क्या दी? 3 सेकेंड। तो 0 से 3 रखोगे, 3 का होल स्क्वायर बोलो, 3 का होल स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 4 बटा 3 मल्टीप्लाई 2, 2 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 3, 3 दूना 6, 6 जे कैप, ये आंसर आ जाएगा। अब यहां पे मैंने एक इंटेलिजेंटली कंसेप्ट यूज किया है। क्या यूज किया है बताओ? क्या यूज किया है? देखो बेटा सुनो ध्यान से, अगर मैं आई और जे दोनों सॉल्व करता तो थोड़ा लेंदी होता कि नहीं होता? बताओ लेंदी होता कि नहीं होता? बताओ। हाँ सर होता। मैंने देखा कि एक्स में तो 3 ऑप्शन में 18 सेम है। मैंने वाई चेक किया तो वाई में 3-4 ऑप्शन में अलग था, तो मैंने वाईथ कंपोनेंट से सॉल्व किया, वाईथ कंपोनेंट मेरा आ गया, हमने टिक कर दिया। कमेंट बॉक्स में आग लगा दो ये समझ आया तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा ऑप्शन चेक किया करो। ऑप्शन देख के ही सवाल के सॉल्यूशन पे जाओ, ऑप्शन को देख के ही सवाल के सॉल्यूशन पे जाओ। भाई साहब ये जेई मेन का एक सवाल है। क्या सवाल है? देखिए ध्यान से, जेई मेन का एक सवाल है। क्या सवाल? देखिए भैया ध्यान से, मजा आ जाएगा। 2 kg का ऑब्जेक्ट है, अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेट 2 kg, वो तो दिया हुआ है 2 kg, रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस प्लेन, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रेस्ट में, ठीक है। as shown in a figure it is struck by a jet releasing water at the rate 1 kg per second and at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वाटर जेट से वेलोसिटी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड 1 kg पर सेकेंड से मास रिलीज कर रहा है। देन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, सबसे पहले बात सुनो, जब भी लिक्विड फ्लो कर रहा हो तो वेरिएबल मास सिस्टम है, पर सेकेंड मास यहां से निकल रहा है, तो v इंटू dm/dt फोर्स लगेगा। वेलोसिटी बोलो कितना है सर 10, dm/dt बोलो कितना 1, तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स बटा ब्लॉक पे भी तो उतना ही फोर्स लगेगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आएगा। और देखो बेटा ये जेईई मेन 2022 का सवाल है, तो ऐसे सवाल देख के डर जाओगे? बताओ, ऐसे सवाल देख के डर जाओगे कि हिम्मत करके सॉल्व करोगे? बता मेरे भाई, बता क्या है इसमें? वेरिएबल जेट वाला वेरिएबल मास सिस्टम होता है ना, वेरिएबल मास सिस्टम होता है ना। अ क्रिकेटर कैच अ बॉल ऑफ 150 ग्राम इन इतना सेकेंड, मूविंग विथ स्पीड इतना, देन हिट एक्सपीरियंस अ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब फाइनली उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, कैच कर लिया। इनिशियल मोमेंटम क्या है? मास बोलो 150/1000 इंटू वेलोसिटी 20, टाइम कितना लिया 0.1 सेकेंड,
खत्म। ग्राम था इसलिए केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये लिखा। बहुत इजी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ में याद रखना कि फोर्स ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर एंड सेम नेचर के फोर्स लगते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स मस्ट ऑफ द सेम नेचर, ये मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से मैं बता देता हूं कि देखो सेम टाइम पे डिफरेंट बॉडी पे डिफरेंट डायरेक्शन पे सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। वो जो फोर्स लगता है उसमें नेचर सेम होने चाहिए। मतलब नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल होगा, ग्रेविटेशन का रिएक्शन ग्रेविटेशन होगा, टेंशन का रिएक्शन टेंशन होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ये सवाल देखिए साहब, फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड 1 kg एंड सोन इन अ फिगर, देन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। जब भी इस तरह का सवाल हो, सबसे पहले जब यहां पे 3 न्यूटन का धक्का मारोगे, ये दोनों साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा? इधर धक्का मारोगे दोनों साथ मिलकर चलेगा। तो सिस्टम का नेट एक्सीलरेशन पहले निकाल लिया करो। सिस्टम का नेट एक्सीलरेशन आएगा नेट फोर्स बटा नेट मास, दोनों साथ चल रहे हैं, तो कॉमन एक्सीलरेशन हो जाएगा 3/3 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं सर, कॉमन एक्सीलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर पैरेलल 2 लाइन खींचोगे, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पे पीछे फोर्स लगेगा। अब मुझे बताओ, अगर तुम इसका एफबीडी बनाओगे तो फोर्स बराबर ये मास और इसका एक्सीलरेशन 1, तो नॉर्मल रिएक्शन 1 न्यूटन का ही तो लगा यार, 1 न्यूटन का ही तो नॉर्मल रिएक्शन लगा। समझ में आया? चलो फटाफट ये करके दिखाओ। 3 ब्लॉक कनेक्टेड टुगेदर बाय द स्ट्रिंग एंड पुल्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, अप्लाइंग ऑफ अ फोर्स 36 न्यूटन, व्हाट इज द टेंशन T2। यहां पर टेंशन की वैल्यू पूछी है, यहां पर टेंशन की वैल्यू पूछे, इस T2 की वैल्यू पूछी है। यहां पर जो फोर्स लग रहा है 36 न्यूटन लग रहा है। सुनो क्या करोगे, तीनों एक साथ चलेगा, हाँ। कॉमन एक्सीलरेशन जो होगा नेट फोर्स 36 बटा इन तीनों का मास 8 1 9 27 9 27 36, एक्सीलरेशन इसमें भी 1 मीटर पर सेकंड। यहां पर टेंशन निकालने के लिए क्या इन दोनों को अगर एक बॉडी मान ले तो कोई बुराई है? नहीं, क्योंकि ये दोनों इन दोनों पे इंटरनल फोर्स। तो यहां पे जो T2 होगा पीछे वाले का मास इंटू एक्सीलरेशन, 8 और 1 9, 9 इंटू 1 9 न्यूटन का टेंशन हो, 9 न्यूटन का टेंशन होगा। क्या आपको यह बात समझ में आया बेटा? क्या आपको यह बात समझ में आया कि 9 न्यूटन का टेंशन लग रहा होगा? पुल्ली ब्लॉक सिस्टम बहुत आसान होता है, जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे गिरेगा ए एक्सीलरेशन से, उतना ही एक्सीलरेशन से ये ऊपर उठेगा। तो नेट एक्सीलरेशन हो गया m2 - m1/g, टेंशन होता है 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। अगर एक हॉरिजॉन्टल हो एक वर्टिकल हो वो निकाल लेंगे। नीट 2020 का सवाल पूछा है, 6 kg 4 kg, एक्सीलरेशन क्या होगा? अरे भाई 6 - 4 बटा 6 + 4 इंटू जी की वैल्यू, जी के टर्म्स में ही है, 2 और 10, 2 और 10 मतलब जी बटा 5। भाई ऐसे सवाल आते हैं तो आप गलती ना कर दो, इसलिए देख लो यहां पे चीजें। ये मैंने बताया था, अगर ऐसा सिस्टम हो, ऐसा सिस्टम हो, सरफेस आपका क्या है, स्मूथ है, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो m2g होगा वही तो इसको नीचे गिराएगा। हाँ सर, तो m2g बटा m2 + m1 ये आएगा एक्सीलरेशन। देखो, और इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो टेंशन ही इसके एक्सीलरेशन का रीजन है। तो T बराबर होगा m1 इंटू ए, m1 इंटू ए की वैल्यू m2g बटा m1 + m2। देखो क्लियर है सर? इस पे तो हमें आता है, इस पे कुछ बढ़िया सवाल करके दिखाओ। आओ, नीट 2022 का सवाल है, पढ़ो भाई, अच्छा सवाल है, मजा आएगा, क्लास करने का ना आनंद आ जाएगा। चलिए भाई, तो यहां पे हमारे सारे रामलाल, बाबू जलेला, कलुआ, पिंकिया, सब के सब आनंद लेते हुए, चलो भाई आनंद की अनुभूति करते हैं और ये सवाल का सही जवाब बताते हैं। चलिए भाई साहब, आनंद की अनुभूति हो इसके लिए सवाल दिया गया है, करो, बढ़िया सवाल है, करो, पढ़ो पढ़ो, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सपने बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है भाई? चलो, ऑप्शन नहीं, क्यों तुक्का मारना था क्या? अरे यार, तुक्काबाजी नहीं चलेगा, तुक्काबाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तुक्काबाजी नहीं चलेगा। करो, करो करो,
System of 10 ball each of mass 2 kg are connected via masses and an unstretchable string. The system allowed to slip over the edge of the smooth table as shown in a figure. Tension on the string between 7th and 8th ball is when the 6th ball just leaves the table. अब सुनो, छठा बॉल अगर नीचे आ गया तो छठा पांचवा मतलब 6 बॉल नीचे है और आपका 4 बॉल ऊपर है, तो एसिलरेशन कितना होगा बताओ? एसिलरेशन होगा 6 बॉल का मास 12, तो 12 जी बटा मास टोटल कितना हो जाएगा? तो सर 10 गुना 20, 20 ही आएगा, तो एसिलरेशन आ जाएगा 6g/10, 10 से 10 कटेगा मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोगों को एसिलरेशन पता चल गया? कितने लोगों को एसिलरेशन पता चल गया बताओ? अब कह रहा कि टेंशन बिटवीन 7th एंड 8th बॉल वालों, ये 4 बॉल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो 8 और 7, तो 7, 8, 9, 10, मतलब यहां पे टेंशन पूछा है, तो यहां पर जो टेंशन होगा इन तीनों को पकड़ के आगे ले जाएगा, तो ये टेंशन बराबर पीछे का मास 6 गुना एसिलरेशन 6, तो 36 न्यूटन। 36 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। 36 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। नहीं 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 नहीं। Hello sir, how are you? I am very bad condition because I am teaching you people and you all people are very full and I am very beautiful. 36. क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके, गुना भाग करके। बताओ वंस मोर। अरे अच्छा सवाल है यार, देख फोटो देख, प्लीज एक्सप्लेन करता हूं। 1 2 3 4 ऊपर है, 5 6 7 8 9 10, ऐसा सिस्टम बनेगा, ऐसा सिस्टम बनेगा। मानता है ये बात? हाँ सर। अब मुझे बता, नीचे वाला जो मास होता है उसी का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ले जाता, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का टोटल मास हो गया 12, तो 12g बटा टोटल मास 20, ये एसिलरेशन होगा। तो एसिलरेशन हो जाएगा बेटा 6g/10, 6g/10, 10 से g कटेगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मानते हो? अब मैंने अभी अभी समझाया है कि यहां से काउंटिंग शुरू किया, पहला बॉल ये 10वां बॉल, तो 10वां 9वां 8वां 7वां, 7 और 8 के बीच ये टेंशन पूछा है। अब एक बात बताओ कि पीछे वाले जो तीनों होंगे, इसको आगे ले जाने वाला काम तो इसी टेंशन करेगा। T बराबर इसका मास इंटू एसिलरेशन, फ्रिक्शन तो है नहीं, आगे क्यों जाएगा तीनों? तो तीनों का हमें एसिलरेशन पता है, तो तीनों का मास इंटू एसिलरेशन टेंशन होगा। 3 का मास 2 2 4 6, 6 गुना ए भी 6 आया, 6 × 6 36 न्यूटन। आग लगा दो कमेंट बॉक्स में अगर समझ आया हो तो। हाँ, आग लगा दो कमेंट बॉक्स में। स्यूडो फोर्स हमेशा एसिलरेटेड फ्रेम से ही लगता है। ऑलवेज एक्ट्स ऑन अ बॉडी इफ वी ड्रॉ FBD from non-inertial frame. Pseudo force is a technique to validate laws of motion from non-inertial frame of reference. जैसे मान लो ये कार्ट है, अगर ये कार्ट v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा तो वर्टिकल से ये m मास का इस एंगल जो बनाएगा अल्फा, वो अल्फा होगा 0 डिग्री। क्यों भाई? कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, एसिलेटेड थोड़ी ना है। हाँ, अगर ये कार्ट एसिलरेटेड होगा, याद करो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर ये कार्ट एसिलरेटेड होगा a से, तो वर्टिकल से ये बॉब जो एंगल बनाएगा थीटा, वो tan थीटा होगा a/g, और टेंशन की वैल्यू होगी नीचे वर्टिकल फोर्स mg और पीछे स्यूडो फोर्स ma। कब लगता है? जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं तभी आप स्यूडो फोर्स लगा सकते हैं। स्यूडो फोर्स हमेशा नहीं लगता है, स्यूडो फोर्स हमेशा नहीं लगता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नीट 2018 का सवाल है। क्या सवाल पढ़िएगा ध्यान से। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined wedge ABC of the inclination theta. Inclination theta पे जो स्मूथ है वो m मास का ऑब्जेक्ट रख दिया, as shown in a figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. इसको acceleration a दिया राइट की तरफ. Then relation between acceleration a and theta for the block to remain stationary. ये ब्लॉक नीचे स्लिप ना करे, इसके लिए a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? रटा हुआ है क्या? रटा हुआ है क्या? तो एक बात बता, आंसर क्या होगा? g tan थीटा। बहुत बढ़िया। अच्छा, उस केस में एक और चीज पूछते हैं, क्या कि यहां पर नॉर्मल कितना लग रहा होगा? तो नॉर्मल mg cos थीटा होता है कि इस सिचुएशन में नॉर्मल mg बटा cos थीटा होता है? जल्दी बता। तो याद रखना, अगर g tan थीटा एक्सीलरेशन हो तो ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करेगा।
और उस केस में नॉर्मल mg बटा cos थीटा होता है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराना हो, क्या कराना हो बेटा, फ्री फॉल कराना हो, तो एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए बताओ, तो एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? अगर मुझे फ्री फॉल कराना है तो एक्सीलरेशन होना चाहिए g cot थीटा, उस केस में नॉर्मल 0 हो जाएगा, फ्री फॉल कर जाएगा। और अगर मुझे रेस्ट में रखना है तो g tan थीटा एक्सीलरेशन होना चाहिए, नॉर्मल होगा mg बाई cos थीटा। नॉर्मल क्या होगा भाई, mg बाई cos थीटा। एक बात बताओ, ये ब्लॉक है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन से, तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, तो नॉर्मल हो जाएगा mg प्लस a। इतना तो जानते हो बेटा, इतना तो जानते हो भाई। ये क्या है, द फोर्स ऑन द रॉकेट मूविंग विथ वेलोसिटी इतना इज इतना, देन रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल। अरे यार कितना आसान है, देखो ये फोर्स दे दिया एंड वेलोसिटी दे दिया, तो रेट ऑफ कंबशन पूछा, तो फोर्स इज इक्वल टू यू इंटू डी एम बाई डी टी तो होता है। अरे यार ऐसे सवाल मत पूछा करो यार, इतने आसान आसान सवाल पूछेगा तो कैसे काम चलेगा। अब चलो जेई मेन 2021 का सवाल कर लेते फटाफट। जेई मेन 2021 का सवाल है, मुझे उम्मीद है कि तुम सही सॉल्व करोगे। पढ़ो सवाल, पढ़ो सवाल, पढ़ो सवाल, सवाल पढ़ो भैया, सवाल पढ़ो। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन क्या है, स्टेटमेंट वन, an elevator can go up or down with uniform speed when its weight balance with the tension of the cable। सही है कि गलत? देखो बेटा, ये लिफ्ट में जो टेंशन होगा केबल का वो एग्जैक्टली इसके वेट के बराबर होगा अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाता है। अगर ऊपर एक्सीलरेटेड होगा तो टेंशन बढ़ेगा, नीचे एक्सीलरेटेड होगा तो टेंशन घटेगा। लेकिन लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जाता है तो टी और mg के बराबर होगा। Force exerted by the floor of the elevator on the foot of the person standing on it more than his weight when the elevator goes down। अरे यार गलत लिख रहा है, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो आंसर क्या जाएगा, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। मेरे हिसाब से दूसरा सही होगा। क्या कहती है पब्लिक, पब्लिक क्या कहती है? अरे भाई साहब आग लगा दिया, अगर आग लगा दिया कमेंट बॉक्स में भाई मेरे। चलो ये करो, ये करो, जेई मेन का सवाल है, ये कर लोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि तुम सीख गए। करो भाई। ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स डिसेंडिंग वर्टिकली, डिसेंडिंग नीचे मतलब नीचे जा रहा है, वर्टिकली विथ एक्सीलरेशन a। डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना होता है, विथ एक्सीलरेशन a, डिसेंड्स विथ वर्टिकली विथ एक्सीलरेशन a। द ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट, देन ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स 1/4 of its weight on the floor of the box, then value of A is। कर भैया, गलत मत करना, अच्छे से सोच समझ के करना। तो नॉर्मल रिएक्शन को ही अपरेंट वेट कहते हैं, हो जाएगा mg माइनस ma। और इसने जो बोला है कि जो नॉर्मल है वो 1/4 ऑफ वेट है, ये mg/4 हो जाएगा। mg/4 इज इक्वल टू mg माइनस ma को इधर ले जाओ, तो ma बराबर हो जाएगा 3mg/4, m से m कटेगा 3g/4। थर्ड आंसर। भाई साहब समझ आया कि नहीं है बताओ, थर्ड आंसर समझ आया कि नहीं है बताओ। नेक्स्ट, मैन वेट 80 kg ऑन स्टैंडिंग ऑन द वेट स्केल ऑफ द लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इतना, देन व्हाट विल बी द रिजल्टिंग। तो कर लोगे, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg प्लस a होगा। इसकी पूरी आपकी प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट, AIPMT 2004, block of mass m placed on a smooth wedge of inclination theta, the whole system is accelerated horizontally so that block does not slip। अरे भाई साहब नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, n बराबर mg बाई cos थीटा, n बराबर mg बाई cos थीटा, सही है क्या? AIPMT 2005 का सवाल देखिए। अ पर्सन स्टैंडिंग इन एलिवेटर इन विच सिचुएशन फाइंड हिट्स वेटलेस। वेटलेस कब होगा? व्हेन एलिवेटर मूव्स अप विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, नहीं वेट बढ़ जाएगा। व्हेन एलिवेटर मूव्स डाउन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यस। सेकंड, व्हेन एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं। डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं। क्या इस पे आपकी पीएचडी हो गई बेटा? इस पे आपकी पीएचडी हो गई कि नहीं हो गई बता दीजिए। ये वाला सवाल देखिए क्या है, देखो सबसे पहले समझना। टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 3m एंड m आर कनेक्टेड बाय द मासलेस स्ट्रिंग, the whole system suspended by the massless spring as shown in a figure, then magnitude of acceleration of a and b immediately after the string is cut। सबसे पहले समझो कि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर बेटा ये इक्विलिब्रियम में है, अगर बेटा ये इक्विलिब्रियम में है तो एक बात बताओ सर, क्या नीचे mg फोर्स लगेगा? हाँ सर। क्या यहाँ पे टेंशन t mg के बराबर होगा? यहाँ पर भी t नीचे लगेगा, यहाँ पे 3mg नीचे लगेगा।
तो 3 mg और टी की वैल्यू mg, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा सर 4 mg। अब जब यहां से तुम इस रस्सी को काटोगे, तो इस रस्सी को काट रहे हो ना, इस स्प्रिंग पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इंस्टेंटेनियसली। अगर इस रस्सी को काटोगे तो टेंशन जीरो, अगर ये टेंशन जीरो तो mg तो इस पर लगेगा ग्रेविटेशन, तो ये फ्री फॉल कर जाएगा नीचे g से, सही है। और जब टेंशन जीरो हुआ तो 3 mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऊपर 4 mg, तो नेट फोर्स इस पर कितना आ गया, ऊपर 4 नीचे 3, तो 4 mg माइनस 3 mg नेट फोर्स आ जाएगा, बराबर इसका मास है 3m इंटू एसिलेशन। यहां से 4 mg माइनस 3 mg बटा 3ma, ए से ए कटेगा, a इज इक्वल टू g/3, तो ये g/3 से ऊपर जाएगा, ये g से नीचे आएगा, देखोगा g और दूसरा होगा g/3। क्या ऐसे सवाल में डेटा चेंज करके दे दे तो कर लोगे? क्या ऐसे सवाल में डेटा चेंज करके, एक फर्स्ट आंसर बता रहे हैं बच्चे, ए एंड बी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ए ऊपर है, फर्स्ट आंसर आएगा। इस बात का भी ध्यान रखना भाई, किसका पहले पूछा है, तो पूछा ए एंड बी। भाई इसमें जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है, एसिलेशन इंटू टेंशन का प्रोडक्ट वायर में सेम रहता है, वेलोसिटी इंटू टेंशन का प्रोडक्ट भी वायर में सेम रहता है। उस पर एक सवाल ये पूछ लिया, AIPMT 2017 का सवाल, ऐसा नहीं कि कोई रैंडम सवाल पूछ रहा हूं मैं। इफ स्ट्रिंग इज पुल्ड विद एसिलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन एसिलेशन ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का एसिलेशन क्या होगा? देखो यहां पे अगर तुम टेंशन टी मानते हो तो इस वायर में हर जगह टेंशन टी होगा, टी टी, तो यहां कितना होगा सर 2t। मान लो कि ए एसिलेशन से ऊपर जाता है, तो ये 2 इंटू टी बराबर यहां पे 2t इंटू ए आएगा, 2t से 2 कट गया, ए बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड आंसर आएगा, थर्ड आंसर आएगा भाई, थर्ड आंसर आएगा भाई। अच्छा ये सवाल लिख लीजिए, ऐसे सवाल तो बेटा पूछे जाते हैं। क्या है सवाल? What velocity of the block when angle between the string and horizontal is 30 डिग्री as shown in a figure। देखो इस रस्सी को मैं कितने स्पीड से खींच रहा हूं, VP स्पीड से, इसको मैं VP स्पीड से खींच रहा हूं, तो ब्लॉक का स्पीड कितना होगा? सुनो, टेंशन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेना होता है, तो यहां पे अगर टेंशन तुम T मानो तो इसका वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा? T इंटू VP, बराबर यहां पे टेंशन रस्सी में T और वेलोसिटी आगे है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो TV cos 30, TV cos 30 हो जाएगा √3/2, V से सॉरी, ओह सॉरी 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 सॉरी, अरे यार यहां पर इसमें V रहेगा, T से T कटेगा, तो VP इज इक्वल टू हो गया V√3/2। अच्छा ये वेलोसिटी पूछा है, ओके ओके, ये वेलोसिटी पूछा है √3/2, तो V डैश होगा 2p/√3, 2p/√3, ये आएगा आंसर। फोर्थ आंसर आएगा क्या? फोर्थ आंसर आएगा क्या बेटा? चलो ये करके दिखाओ तो मान जाऊं मैं तुम्हें, चलो ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, गलती मत करना, टेंशन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना, टेंशन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है तुम्हें। टेंशन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है तुम्हें, टेंशन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है तुम्हें। इधर वेलोसिटी V, अगर मान लो यहां पे टेंशन T मानते हो तो इसका भी टेंशन T होगा, इधर तो V से जा रहा है। अब सुनो ध्यान से, ये TV बराबर यहां पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, एंगल तो यहां से थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, TV साइन थीटा बनेगा, ये V डैश मान लो, V डैश साइन थीटा बनेगा, ये T से T कटेगा, V डैश इज इक्वल टू V बाई साइन थीटा आएगा। भाई साहब जान निकल जाता है ये कंसेप्ट समझने में। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, V बाई साइन थीटा। बच्चों का ना जान निकल जाता है समझने में, तुम जो सही जवाब दे रहे हो ना जिस रफ्तार से, काबिले तारीफ है भैया, काबिले तारीफ है। अब फ्रिक्शन की बारी, तो फ्रिक्शन याद रखना कि फ्रिक्शन कंपोनेंट ऑफ फोर्स है विच अपोज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है विच इज एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट। जैसे मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है, तो नॉर्मल भी कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और फ्रिक्शन तुम्हारा वो फोर्स है जो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर सम। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर सम। फ्रिक्शन पीछे क्यों लाएगा? आगे आप चलाने की कोशिश करोगे या रिलेटिव मोशन की कोशिश करोगे?
ठीक है भाई, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, यह हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, जो टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट कर रहा है उसके, जो टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट कर रहा है उसके। जब ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव होता है तो उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसको फ्रिक्शन फोर्स की औकात कहते हैं। ये म्यू इंटू एन के बराबर होता है। अगर एन एमजी है तो म्यू एमजी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ बनाओगे तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाएगा ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में, अचानक से जब ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। याद रखिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या ये सारी बातें जो मैंने बोली है वो समझ में आया? हमेशा याद रखिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इनटू एन, जो फ्रिक्शन की औकात होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के। minimum horizontal force required to move the object is mu mg. minimum horizontal force required to move the object is mu mg. लेकिन अगर तुमसे बोले minimum force required to move is mu mg बटा 1 plus root under mu square, क्या इन दोनों में डिफरेंस समझ में आता है आपको? क्या आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आता है? हाँ सर, मिनिमम फोर्स पूछे ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स तो होगा म्यू एमजी, लेकिन अगर सिर्फ मिनिमम फोर्स पूछे तो म्यू एमजी बटा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आता है क्या? हाँ सरकार। नेक्स्ट देखिएगा, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ वेलोसिटी v ऑन अ रफ सरफेस देन स्टॉपिंग डिस्टेंसेस। जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से जो उसमें रिटार्डेशन आता है बेटा वो म्यू जी होता है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? वी स्क्वायर बाई 2a, एक जगह पे म्यू जी आएगा। टाइम क्या होगा? वी स्क्वायर वेलोसिटी बटा एक्सीलरेशन बटा म्यू जी, ये आएगा। इस पर नीट में सवाल पूछे हैं डायरेक्ट, दिखाऊं ये सवाल 2007 का। क्या बोला? वी से फेंक दिया, बताओ कितने समय में रुक जाएगा? अगर टाइम बराबर होगा वी बटा म्यू जी, टाइम बराबर होगा वी बटा म्यू जी। क्यों भाई? ये चौथा जवाब क्यों भाई? क्योंकि अरे यार v बराबर u प्लस ए टी, कितने देर में रुक जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 बराबर u माइनस रिटार्डेशन हो जाएगा इसका म्यू जी इंटू टी, तो टी बराबर आएगा u बटा म्यू जी। क्या कहानी है? सिर्फ रिटार्डेशन फ्रिक्शन की वजह से म्यू जी हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन म्यू जी हो रहा है, तो कर लेंगे। अब ये जेई मेन 2023 का सवाल है, जेई मेन 2023 का सवाल है, इसको करिए, आराम से करिए, डेटा लिखा हुआ है, समझिए। अगर ये कर पाएंगे तो मैं आप आगे बढ़ूंगा, अगर आप ये कर पाएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार करिए बेटा जल्दी से, फटाफट, टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम टाइम पास करके समय व्यतीत कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लगातार। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप पूरे 6-7 घंटे से अपनी कंसंट्रेशन एकदम पीक पर बना के रखे हुए हैं, है ना भाई? बहुत बड़ी बात है ये, आपकी कंसंट्रेशन एकदम पीक पे, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए करिए भाई। As shown in a figure, block of mass 10 kg lying on the horizontal surface is pulled by a force F acting an angle 30 degree with horizontal. Mu s is equal to 0.25, then block will just start to move for the value of F. बताओ, ये 30 डिग्री पर फिक्स फोर्स लगा रहा, क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं करोगे। इसका एक कंपोनेंट आगे होगा F cos 30, एक ऊपर कंपोनेंट होगा F sin 30, ऊपर होगा नॉर्मल, नीचे होगा mg। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बेटा नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस F sin 30। सही बात है क्या? अब जब आगे खींचोगे तो फ्रिक्शन पीछे अपोज करेगा। जस्ट अबाउट टू मूव के केस में आगे जो F cos 30 है वो आपके फ्रिक्शन के बराबर होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू इंटू एन। तो F cos 30 हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू बोलो 0.25 मतलब 1/4 इंटू नॉर्मल बोलो mg, m की वैल्यू बोलो तो क्या है? m की वैल्यू 10, g 10, अरे ये पुट कर रहा हूं n की जगह पे, माइनस F sin 30 हाफ, ये आएगा। यहां से 2 से ये 2 काट दो और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2√3f बराबर 100 माइनस f/2, f/2 को इधर ले जाओ, यहां से f कॉमन निकलेगा, तो हाफ प्लस 2√3 इज इक्वल टू 100। 2 एलसीएम ले लोगे बेटा, 2 एलसीएम ले लोगे तो बटा 2
4√3 + 1, ये 200। तो F बराबर हो जाएगा 200 बटा 1 + 4√3। तो 200 बटा 1 + 4 × 1.73। तो एक काम करो ना, इसको 2 ही मान लो, 8 × 9, 200 बटा 9। हालांकि मैंने यहां पे थोड़ा ज्यादा मान लिया है, तो मेरा आंसर कम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज्यादा करूंगा तो आंसर कम आएगा, और होना चाहिए ज्यादा। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा? 9, 20। तो ये टर्म तुम्हारा हो रहा है कुछ 200 बटा 9। 200 बटा 9 हो जाएगा 220 × समथिंग। तो मैंने ज्यादा माना है तो आंसर मेरा कम आ रहा है, लेकिन होना चाहिए ज्यादा। तो 25.2 के आसपास आंसर आएगा मेरा, 33 तो नहीं जाएगा, 25.2 के आसपास आंसर आएगा। क्या कहती है पब्लिक? वायर। बढ़िया है, बढ़िया है। समझ गए थोड़ा सा? समझ गए थोड़ा सा? नेक्स्ट, ये बढ़िया सवाल है, जेईई मेन 2022, ये करो भाई साहब, मजा आ जाएगा। करो करो बेटा, करो, पढ़ो, एग्जाम में करना पड़ेगा सवाल। अ ब्लॉक ऑफ मास 40 kg, ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ मास 40 kg स्लाइड ओवर अ सरफेस विथ अ मास 4 kg, विथ अ मास 4 kg, ये 40 kg, ये 4 kg, इज सस्पेंडेड थ्रू द इनएक्सटेबल मासलेस स्ट्रिंग passes over the friction pulley as shown in figure. The coefficient of kinetic friction between surface and the block is 0.02. Then acceleration of the block is, मजा आएगा। करो करो, कैसे करोगे सुनो। सबसे पहले बात, यहां पे एक फ्रिक्शन इसको जाने से रोकेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। म्यू बताओ, म्यू है 0.02, मतलब 2/100। हाँ, यहां से डिजिट हटाओगे तो इसको 2/100 लिखोगे, 2/100 इंटू मास 40 इंटू जी की वैल्यू 10, ऊपर एन नीचे एम जी। एम जी की वैल्यू ये आएगा 1 0 से 1 0, ये कटेगा, तो 8 न्यूटन का फ्रिक्शन आ रहा। अब एक्सीलरेशन देखोगे तो 4 kg की वजह से यहां पे mg लगेगा 40 न्यूटन, -8 बटा नेट मास हो जाएगा 40 + 4 44, मतलब 32 बटा 44। 8 से काटोगे, कितने से काटोगे? 32 बटा 44 को कितने से काटोगे? 4 से काटो, तो 8 चौक 32 और 11, 8 बटा 11 आंसर आ रहा। ओ भाई साहब, चौथा आंसर देखो, ये जेईई मेन के सवाल है। अब भाई नीट में सवाल इसी लेवल के, इससे आसान आएंगे? बताओ 1 मिनट में सवाल होगा कि नहीं होगा? बोलो। कुछ नहीं किया सर, यहां पे टेंशन क्यों नहीं लिया? भाई मेरे इस पर जो mg है वो खींच रहा, टेंशन यहां पे ऊपर और इस पे आ गए, तो दोनों को टेंशन इंटरनल फोर्स की तरह लगेगा। तो नेट पुलिंग फोर्स ये mg और -fr कर देंगे। बताओ 1 मिनट में ये सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? भाई मेरे इतना मेहनत कर रहे हैं तो जाया नहीं जाना चाहिए, ये खराब नहीं होना चाहिए मेहनत। 2014 का सवाल है, क्या कह रहा देखो, कह रहा a system consists of 3 masses m1 m2 m3 connected by the string passes over the pulley p. Mass m1 hangs freely and m2 m3 are on the rough horizontal plate. m2 and m3 रफ हॉरिजॉन्टल प्लेट पे है और m1 पुल्ली से नीचे हैंग हो गया, यही कह रहा। ओके, पुल्ली इज फ्रिक्शन लेस एंड द नेग्जिबल मास, देन डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ द m1 इज, m1 की एक्सीलरेशन पूछी है, m1 इज m1 m2 m3 तीनों m है। अरे यार, अच्छा तीनों m ही दिया हुआ है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा इस पर नेट पुलिंग फोर्स mg, और ये होगा यहां पर पीछे लग रहा होगा आपका म्यू mg, तो 2 म्यू mg बटा नेट मास 3m, यही आएगा क्या? m कॉमन निकल के कट जाएगा और g भी बाहर निकालोगे तो 1 - 2 म्यू बाई 3। तो एक्सीलरेशन आ रहा बेटा, एक्सीलरेशन आ रहा बेटा, एक्सीलरेशन आ रहा बेटा g 1 - 2 म्यू बाई 3। हाँ या ना? g 1 - 2 म्यू बाई 3, g 1 - 2 म्यू बाई 3, ये तो तुम्हारा थर्ड आंसर आ रहा। अच्छा, थर्ड आंसर सॉल्व भी करोगे कि डायरेक्टली एमआर स्टार से भी कर सकते हैं? अगर ऐसा सवाल नीट में आ गया, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया, म्यू की वैल्यू नहीं दी, म्यू दी, यहां पे एमआर स्टार नहीं लगेगा क्योंकि उसने मी का वैल्यू दे दिया है, लेकिन यहां पे एमआर स्टार लगेगा। कैसे? सोचो सर, ये सारा सिस्टम हम समझ लेते। अगर मान लो म्यू की वैल्यू 0 मान ले तो स्मूथ सरफेस हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये मास m, ये 2m, तो एक्सीलरेशन बराबर होगा mg बटा फ्रिक्शन है नहीं बटा 3m, तो g/3 आंसर आना चाहिए म्यू को 0 पुट करके। अगर मैं म्यू को 0 पुट करूं तो g/3 आंसर आना चाहिए। म्यू को 0 पुट करो, g/3 किस में आएगा?
यहाँ पे म्यू को 0 पुट करोगे g/2 आएगा, गलत। यहाँ म्यू को 0 पुट करोगे g/3 आएगा, सही। यहाँ पे म्यू 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, यहाँ म्यू 0 पुट करोगे g/9, गलत। कितने लोगों को ये फील आ गया एमआर स्टार का? एमआर स्टार क्या है? कोई तुक्का? अरे कोई तुक्का या चलती हुई राह की फालतू चीज? क्या है एमआर स्टार? क्या है एमआर स्टार? बता, क्या है एमआर स्टार? बोल, है क्या ये एमआर स्टार? क्या है ये एमआर स्टार? राह चलते किसी को समझ में आ जाएगा क्या? है कोई भी मुंह उठा के इसमें कुछ भी कर लेगा क्या? है क्या है एमआर स्टार? एक सोच, एक फील। और वो किसको आएगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई एग्जाम में इसको कैसे लगाओगे, एग्जाम में तो सोचने में टाइम लग जाता है भाई? अरे प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस नाम की कोई चीज सुनी है? फिजिक्स को इस डायमेंशन में सोचोगे तब तो। खाली मजदूरी सोचोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? खाली मजदूरी सोचोगे तो कैसे काम चलेगा? अब जैसे ये सवाल है, अब करने को करो, करो मजदूरी करो। यहां पे अगर तुम म्यू को 0 पुट करोगे तो टेंशन आना चाहिए सिर्फ m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, उससे कर लो। करो करो, म्यू को 0 रखो। ऐसा ऐसा सिस्टम है, एक ब्लॉक यहां है और इससे एक ब्लॉक नीचे हैंग हो गया। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया, टेंशन पूछा है, तो ये सवाल तो हमने किया हुआ है। बताओ टेंशन क्या आएगा म्यू को 0 रखने से? ये नहीं आएगा, म्यू को 0 रखने से नहीं आ पा रहा, ये भी नहीं आएगा। हाँ, ये और ये में से कोई ऑप्शन आ सकता है। अब यहां पे थोड़ी बुद्धि ये लगाओ, थोड़ी बुद्धि ये लगाओ कि तुम्हें अगर दोनों तरफ से कोई 2 लोग खींचे तो हाथ में तनाव बढ़ेगा कि घटेगा? सर दोनों तरफ से खींचेगा तो बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर म्यू 0 हो तो ये टेंशन आएगा, अगर म्यू होता तो टेंशन थोड़ा ज्यादा आएगा। यहां पे कम हो रहा, यहां पे ज्यादा हो रहा, तो फर्स्ट आंसर आएगा। नहीं, सेकंड नहीं आएगा बेटा, सेकंड नहीं आएगा। हाँ, सेकंड और फर्स्ट दोनों लॉजिक से वेरीफाई कर रहा है, लेकिन अगर तुम सोचो कि अगर, देखो एक बात बताओ, अगर मान लो एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे इस तरीके से फोर्स लगा F1 F2 F1 F2, और यही सेम ब्लॉक है, इस पे ऐसे फोर्स लगा F2 और F1, बताओ किस में टेंशन ज्यादा होगा? ए में कि बी में? सोच के बताओ, टेंशन किस में ज्यादा होगा? स्ट्रेस किस में ज्यादा पैदा लेगा? स्ट्रेस की अगर बात करें तो स्ट्रेस किस में ज्यादा पैदा लेगा, ए में कि बी में? सोच के बताओ। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस किस में ज्यादा डेवलप होगा, ए में कि बी में? ए में। हाँ, उसी तरीके से यहां पे mg नीचे लग रहा, फ्रिक्शन पीछे लग रहा, तो टेंशन पहले के कंपेयर में ज्यादा होना चाहिए। यहां पे घट रहा है, 1 माइनस समथिंग घटाओगे तो कम हो जाएगा। अब चाहो तो इसको कर लो मजदूरी से, कोई मना थोड़ी ना किया है। अब यहां पे ऐसे सवाल आते हैं कि मान लो कोई ब्लॉक है या चेन है, उसका कुछ हिस्सा, मान लो m है मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ चेन, अब उसका कुछ हिस्सा नीचे हैंग कर दिया तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड का कंडीशन आ जाता है। तो कितना नीचे हैंग करो कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड का कंडीशन आ जाए या ना आए, जस्ट रेस्ट में रहे, उसके लिए समझना ध्यान से बेटा। मान लो कि कुछ हिस्सा नीचे आ गया तो 2 मास बांट लो, नीचे वाला हैंग पार्ट ये m2। अब फ्रिक्शन किस पे लगेगा सर? इस पे, तो इस पर फ्रिक्शन नॉर्मल अगर ऊपर है तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स m2g, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे कितना आएगा सर? म्यू m2g। इस पर फ्रिक्शन पीछे कितना आएगा? म्यू m2g। अब बताओ इसको चलाने की कोशिश कौन कर रहा? नीचे वाला जो हैंग्ड पार्ट है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे चलाने की कोशिश कर, तो m1g जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन पैदा कर रहा और म्यू m2g इसको रोकने की कंडीशन पैदा कर रहा। अगर ये दोनों बराबर हो जाए किसी सिचुएशन पे तो जस्ट अबाउट टू मूव का कंडीशन आ जाएगा। अगर ये चीज क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आग लगा के बता दीजिए कि यस सर ये हमें आता है, ये हमें आता है। अब एक सवाल करते हैं, क्या ये मेन 2011 का सवाल है। ए कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कन्वेयर बेल्ट है ऐसे, ऐसा बेल्ट होता है कन्वेयर बेल्ट, ऐसे ऐसे कनेक्टेड होता है कन्वेयर बेल्ट, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा, ठीक है। अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज म्यू इज इक्वल टू 0.5। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपका 0.5। द डिस्टेंस दैट बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब देखो होता क्या है कि जैसे तुम इस पर रेस्ट में कोई ब्लॉक रखोगे तो बेल्ट तो स्लाइड कर रहा है और ये रेस्ट में रखा, तो इसमें रिलेटिव स्लिपिंग आएगी, थोड़ी देर बाद ये स्लिप करना बंद हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में डायरेक्टली आप
स्टॉपिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट लगा दोगे। एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 इंटू रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन यहां पे हॉरिजॉन्टल सरफेस में म्यू जी आ जाएगा, तो यू स्क्वायर बटा 2 म्यू जी, यहां से फटाफट एक लाइन में आंसर, यू स्क्वायर बटा 2 म्यू जी, यहां से फटाफट एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा वर्टिकल सरफेस पे जब फ्रिक्शन की बात आएगी तो मान लो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो बताओ इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो देखो अगर ये रेस्ट में है तो mg इसको नीचे खींच रहा, f इसको दबा रहा, अब नीचे गिरने से कौन रोकेगा, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन किस नेचर का होगा सर, स्टैटिक, क्योंकि ब्लॉक तो रेस्ट में है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर आएगा। देखो अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक पर जो नॉर्मल आगे लग रहा होगा फ्रिक्शन के बराबर होगा, एंड फ्रिक्शन नॉर्मल रोज फोर्स के बराबर होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू mg के बराबर आएगी। क्यों, देखो यहां पर फ्रिक्शन फटाक से म्यू mg मत लगा देना, तुम मुझे बताओ इसको नीचे गिरने से कौन रोक रहा, इसको नीचे गिरने से फ्रिक्शन रोक रहा, तो ऊपर फ्रिक्शन नीचे mg बराबर होगा, तो फ्रिक्शन बराबर आपका mg आएगा। अगर ये मूव कर जाए, अगर ये मूव कर रहा होगा v वेलोसिटी से, तो भाई यहां पे फ्रिक्शन जो लाएगा वो लाएगा काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर होता है। एफ फोर्स से मैंने दबाया और ये नॉर्मल है, नॉर्मल की वैल्यू कितने के बराबर है, एफ के बराबर, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू इंटू एफ, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो इसका एक्सेलरेशन होगा mg माइनस फ्रिक्शन बटा मास। एक्सेलरेशन बराबर नीचे फोर्स mg, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, जो एन एफ के बराबर है, तो mg माइनस म्यू एफ बटा एम, ये आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो, mg माइनस म्यू इंटू एन बटा एम, एन एफ के बराबर आएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शन की चीजें समझ आई, वर्टिकल डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शन की चीजें समझ आई। ये 2010 का सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है ये सवाल, देखो अ ब्लॉक ऑफ मास m is in contact with a cart C, contact with a cart C shown in a figure. The coefficient of static friction between block and cart is mu, between block and cart is mu. Then acceleration of the cart so that ball will prevent the falling, block will prevent the falling. सुनो मेरी बात, तुम इसी में बैठ के इसका एफबीडी बनाओगे, तो इस ब्लॉक पे नीचे एक फोर्स लग रहा स्यूडो, पीछे एक फोर्स लग रहा स्यूडो फोर्स एम अल्फा, और आगे नॉर्मल रिएक्शन एन, तो क्या एन बराबर एम अल्फा होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। नीचे mg और ऊपर तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये स्लिप नहीं कर रहा तो स्टैटिक होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स कितने के बराबर होना चाहिए बताओ सर, ये फ्रिक्शन फोर्स अगर स्टैटिक है तो mg के बराबर होना चाहिए। जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में इसको हम म्यू इंटू एन लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन बराबर mg, यहां पे n की वैल्यू m अल्फा आएगा, n की वैल्यू m अल्फा आएगा जो कि mg के बराबर होगा, m से m कटेगा, अल्फा बराबर g बटा म्यू, अल्फा बराबर g बटा म्यू, जी बटा म्यू, ये आ गया। अब अल्फा ज्यादा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कम अल्फा होगा तो स्लाइड कर जाएगा। तो थर्ड आंसर आ रहा आपका, क्या आंसर आ रहा बेटा, थर्ड आंसर आ रहा। क्लियर है क्या ये बात। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, नीट 2018 का सवाल है भैया, गलत बताओ। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो सही है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल एक्शन, ये भी सही है। फ्रिक्शन फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, ये भी सही है। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन डायमेंशन ऑफ लेंथ, बकलोल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशन लेस होता है, तो आंसर आपका चौथा चला जाएगा जो गलत है। आंसर आपका कौन सा चला जाएगा, आंसर आपका चौथा चला जाएगा। समझते हैं क्या ये बात, ओ मुन्ना। इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन का केस देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो एक ऐसा एंगल आता है जब ऑब्जेक्ट अबाउट टू स्लिप के कंडीशन में आता है, उस एंगल को हम कहते हैं म्यू बराबर टैन थीटा। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, एंगल ऑफ रिपोज के नाम से भी जानते हैं। अगर टैन थीटा बराबर म्यू है तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड का कंडीशन आता है। क्या है, अगर म्यू बराबर, इसके मास से इंडिपेंडेंट होता है। देखो इसका मास में कितना रखो कि स्लाइड कर जाए, इस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है एंगल पे। अगर म्यू बराबर टैन थीटा है तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड का कंडीशन आएगा। उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, स्लाइड तो किया नहीं, तो नीचे mg साइन थीटा के बराबर फ्रिक्शन लगेगा। कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये नॉर्मल और ये mg cos थीटा, mg cos थीटा, ये तुम्हारा फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो इंटेलिजेंटली थोड़ा देखना, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है,
नॉर्मल और फ्रिक्शन का वेक्टर सम। तो mg cos थीटा और mg sin थीटा का वेक्टर सम क्या आएगा, mg। बताओ, अगर बेटा म्यू की वैल्यू बड़ी है, अगर बेटा म्यू की वैल्यू बड़ी है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, स्लाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि म्यू तो रोकता है, तो ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, रेस्ट में रहेगा। उस केस में फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगी, mg sin थीटा। अगर भाई नीचे ये स्लाइड नहीं कर रहा तो mg का कंपोनेंट नीचे mg sin थीटा होगा। ओ सॉरी, गलत लिख दिया क्या, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक रहा है स्लाइड करने से, तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा mg sin थीटा। कॉन्टैक्ट फोर्स अभी भी कितना होगा, mg। अगर tan थीटा बड़ा हो जाए म्यू से तब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उस केस में एक्सीलरेशन होगा g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। जी बाहर, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। क्लियर है? ये तब है जब ऑब्जेक्ट को हम इन सरफेस पर रखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन। ऑन इंक्लाइन प्लेन, थ्रोन नहीं है, प्लेस्ड है, जस्ट रख दिया, उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगा रहे ऊपर नीचे खुद से। जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उस केस में अगर म्यू tan थीटा के बराबर है तो ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव होगा। अगर म्यू बड़ा है, अगर म्यू बड़ा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। अगर म्यू छोटा है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। क्लियर है क्या ये बात? सर ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम फेंक दें तो, फेंक दोगे तो केस दूसरा हो जाएगा भाई। ऐसा भी तो सवाल तुमसे पूछ सकता है, ऐसा भी तो सवाल पूछ सकता है कि भाई ब्लॉक को हमने v0 वेलोसिटी से फेंक दिया, ब्लॉक को हमने v0 वेलोसिटी से फेंक दिया, तब बताओ क्या होगा। तब बेटा नीचे लगेगा आपका mg sin थीटा और नीचे ही फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg cos थीटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास 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 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। यहां पे दोनों टर्म फ्रिक्शन फोर्स वाला और ग्रेविटी वाला ऐड होगा। जब इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकेंगे तो भी सवाल ये पूछा जाता है। अच्छा, ड्रॉप करोगे या नीचे फेंकोगे तो, अगर मैं नीचे फेंकूं तो, सर नीचे फेंकोगे v0 स्पीड से तो mg sin थीटा तो नीचे ही लगेगा और ऊपर में लगेगा म्यू mg cos थीटा। इस केस में एक्सीलरेशन आएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है भैया, क्लियर है? अब सुनो, मिनिमम फोर्स मूव टू ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन इज, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन पे म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा। अब म्यू जब बड़ा होता है तो ऑब्जेक्ट चलता है क्या, नहीं, लेकिन इसको मैं चलाना चाहता हूं तो मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। सुनो, अगर मैं इसको चलाना चाहता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको चलाना चाहता हूं तो नीचे ले जाना इजी होगा, तो मिनिमम फोर्स मैं नीचे चलाने के लिए देखूंगा। तो mg sin थीटा तो चलाना चाह ही रहा है, मैं फ्रिक्शन फोर्स जो म्यू mg cos थीटा रोक रहा है उसके डिफरेंस के बराबर अगर फोर्स लगा दूं, मतलब मैं कह रहा हूं कि mg sin थीटा और f नीचे अगर इसके बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि f बराबर म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा फोर्स लगा दूंगा तो ऑब्जेक्ट नीचे जस्ट स्लाइड होगा, जस्ट स्लाइड डाउनवर्ड, स्लाइड डाउनवर्ड। क्लियर है क्या ये बात? अच्छा, अगर ऊपर स्लाइड करने की बात हुई तो मिनिमम फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन इज, मिनिमम फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये तो कर लिया हमने। मिनिमम फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये तो कर लिया हमने। नेक्स्ट देखो, मिनिमम फोर्स टू कीप द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन, जब आपका tan थीटा म्यू से ज्यादा हो। अगर मान लो tan थीटा ज्यादा है बेटा, tan थीटा ज्यादा तो नीचे गिरेगा, लेकिन मैं उसको रोक के रखना चाहता हूं, मैं उसको रोक के रखना चाहता हूं तो मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा बताओ। तो मिनिमम फोर्स देखो, mg sin थीटा यहां पे डोमिनेटिंग होगा और नीचे ले जाना चाहेगा, यहां पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लग के म्यू mg cos थीटा लग के भी नहीं रोक पा रहा, तो मैं इसको रोक के रखने के लिए ऊपर फोर्स लगाऊंगा। ऊपर कितना फोर्स लगाऊं, ऊपर इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो f बराबर यहां पे आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। क्लियर है? अब ये सवाल करके दिखाओ, क्या ए स्ट्रिंग ऑफ मास ऑफ रेस्ट अ बॉडी ऑफ स्लाइड 48 इंक्लाइन प्लेन ट्वाइस द टाइम इट टेकन। ये तुम कर लोगे, बहुत आसान है, ये कर लोगे। मैं एक सवाल लेता हूं, ब्लॉक ओवर ब्लॉक, एक सवाल मैं तुमसे कराता हूं, रुको। अरे वो सवाल कहां गया यार, सवाल कहां गया, वो सवाल चला गया कहीं, तो कोई बात नहीं, इतना तुम कर लेना बहुत है भाई, इससे ज्यादा नहीं पूछते। ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ब्लॉक ओवर ब्लॉक में याद रखना
अभी तक इससे नीट में सवाल नहीं आया है, तो इस टॉपिक को ज्यादा नहीं छेड़ते हैं, जितना जरूरत है उतना छेड़ते हैं। जब आप स्मूथ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो और उसके ऊपर कोई M2 ऑब्जेक्ट रख दो, नीचे वाले पे जब फोर्स लगाओगे तो याद रखना मैक्सिमम कितने एसिलरेशन तक साथ चलते हैं, तो याद रखना मैक्सिमम म्यूजी एसिलरेशन तक ये साथ चलते हैं। और ऊपर वाले को ले जाने वाला रीजन कौन होता है सर? ऊपर वाले फ्रिक्शन लगता है आगे और नीचे वाले पे फ्रिक्शन लगता है पीछे। अगर एसिलरेशन म्यूजी से कम दूंगा तो भी दोनों साथ चलेंगे, अगर एसिलेशन म्यूजी से ज्यादा होगा तो अपर ब्लॉक स्लाइड होगा और अपर ब्लॉक का एसिलेशन म्यूजी होगा, लोअर ब्लॉक का उससे ज्यादा आएगा। अगर मैं ऊपर वाले पे फोर्स लगाऊं तो बड़ा अच्छा कंडीशन मैंने दिया है कि ऊपर वाले पे फोर्स लगाओगे तो इसका जो मैक्सिमम एसिलेशन साथ चलने का होता है वो देखो, याद करो बेटा, होता है म्यूजी ऊपर वाले का मास बटा नीचे वाले का मास। देखो कितना इजी तरीके से मैंने समझाया था भाई। नीचे वाले पे फोर्स लगाओगे तो कितने एसिलेशन तक साथ चलेंगे? म्यूजी तक। नीचे वाले पे फोर्स लगाओगे तो म्यूजी तक साथ चलेंगे। ऊपर वाले पे फोर्स लगाओगे तो म्यूजी ऊपर वाले का मास बटा नीचे वाले का मास तक साथ चलेगा। अगर एसिलरेशन सिस्टम का इससे कम दे रहे हो तो दोनों साथ चलेंगे, अगर ज्यादा दोगे तो दोनों अलग अलग चलेंगे। अब भाई जेई मेन में सवाल पूछा है, जेई मेन 2022 अगर पढ़ो और एक लाइन में ना हो जाए तो बताना। तो नीट में तो सवाल आसानी आएगा, अगर आता है इससे तो करो करो बेटा, मजा आ जाएगा। करो 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 जल्दी करो, करो बाबा करो, करके दिखाओ, अरे बाबा करो, करके दिखाओ, करो। करो, सवाल पढ़ो हो जाएंगे। अ सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक ऑफ मास, देखो उससे सवाल नहीं होता जो पढ़ता नहीं है। जो पढ़ता है ना, यकीन मानो बेटा, नीट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम सवाल पढ़ो, समझो, करो, इसकी आदत डालो पहले तो तुम 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। 2 kg, स्मॉल m 2 kg है, ये 2 है, ये 8 है। Placed on a smooth table and sonic figure. Coefficient of static friction between the block is 0.5. Then maximum horizontal force that can apply so the block of mass m so that block will move together. अच्छा, इस पर मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि दोनों साथ चले? अब दोनों साथ चले, अब ये तो फ्रिक्शन लेस है, इस पर फ्रिक्शन है, दोनों साथ चले तो कितने एसिलेशन तक दोनों साथ चल सकते हैं? नीचे वाले पे फोर्स लगाते तो म्यू जी तक। म्यू की वैल्यू 0.5 मतलब 5/10 और जी की वैल्यू 10, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक दोनों साथ चलेंगे। अब दोनों अगर साथ चल रहे हैं तो दोनों का मास हो गया तुम्हारा 10 और मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा मास इंटू मैक्सिमम एसिलेशन। मास बोलो 8 2 10, एसिलेशन बोलो 5 बराबर 50 न्यूटन। आंसर 50 न्यूटन। जी की वैल्यू यहां पे 9.8 ले लिया होगा। अब भाई देख, जेई मेन 2022 का सवाल है ये। अब क्या नीट का सवाल आएगा तो इतने कंसेप्ट से काम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ? नीचे वाले पे फोर्स लगाया तो म्यूजी एसिलेशन साथ चलेंगे, ऊपर वाले पे फोर्स लगाया तो म्यूजी ऊपर वाले का मास बटा नीचे वाले का मास। खत्म खत्म खत्म। धुआं धुआं हो गया भाई साहब, धुआं धुआं हो गया भाई साहब, एकदम धुआं धुआं हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिक्वायरमेंट टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर पाथ एंड दिस रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड बाय द किसी रियल फोर्स। देखो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसको सर्कुलर पाथ पे चलाने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा तो उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा v² और उसका मास m है। तो भाई इतना मास को इतना एक्सीलरेशन देने के लिए कोई फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? m इंटू AC देने के लिए कोई फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। तो mv²/r एक रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला कोई ना कोई रियल फोर्स होता है। कौन होता है? उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला कोई ना कोई रियल फोर्स होता है। मैंने यहां पे एक टेबल भी बनाया भाई साहब, टेबल भी बनाया। क्या? देखो, अगर प्लैनेट मूव कर रहा है सन के राउंड तो वहां पे कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल का रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रॉन अगर एटम में चल रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल का रोल प्ले करता है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में कौन? नॉर्मल का कंपोनेंट। कार ऑन सर्कुलर पाथ पे कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में कौन? टेंशन फोर्स। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कौन? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है वो टेंशन और mg का कंपोनेंट लग रहा होता है। ठीक है सर। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जब आप रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पर बैठ के इसका एफबीडी लगाएंगे। ऐसा नहीं बाहर से देखेंगे तो
फ्यूगल नहीं लगा सकते आप। सेंट्रीफ्यूगल तब लगाएंगे जब इसी पे बैठ जाएंगे, इस पे बैठ जाएंगे तो आप यही बोलेंगे ना कि जितना टेंशन अंदर लग रहा है ये टेंशन फोर्स बराबर यहां पे स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स मास इंटू फ्रेम का एक्सेलरेशन एसी, ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर, जो सेंटर के बाहर की तरफ लगता है एम बी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है क्या ये बात? अब यहां पे नीट 2017 में एक सवाल पूछा, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल connected to the particle of mass m and the other end is connected to the small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, then net force on the particle will be. अब देखो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा, नेट फोर्स कितना लग रहा। तो भाई अगर तुम इसको सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ देख रहे हो तो तुम इस पर बैठे हो कि बाहर बैठे हो ये बताओ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अगर चलता हुआ दिख रहा है तो पक्की बात है आप उसी पर बैठे हैं। अच्छा क्या बात कर रहे हो? हाँ सॉरी अब बाहर से बैठे, क्योंकि इस पे बैठ जाएंगे तो रेस्ट में दिखाई देगा। देखो वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल कनेक्टेड टू द पार्टिकल ऑफ मास एम, पार्टिकल मास एम, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द स्मॉल पेग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब इसको फिक्स कर दिया। इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलाने के लिए इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? टेंशन। तो एम बी स्क्वायर बी आर, अरे भाई एम बी स्क्वायर बी आर रिक्वायरमेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो टेंशन दे रहा, तो नेट फोर्स तो टी ही लगेगा, नेट फोर्स तो टी ही लगेगा। हमें जीरो लग रहा, जीरो तब होगा जब तुम इस पे बैठ जाओगे, तो इस सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, आपको रेस्ट में दिखाई देगा। ये गलत है सर। टी प्लस एम बी स्क्वायर बी आर नहीं होगा क्या? नहीं यार, टी प्लस एम बी स्क्वायर बी आर कहां से आ जाएगा सर? टी माइनस एम बी स्क्वायर वो भी नहीं होगा। नीट 2019 का सवाल है क्या? ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर बॉल ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये डेथ वेल का प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, और ये किसी ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। अगर यहां पे ब्लॉक को आप रख दोगे और सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ या ना? हाँ सर। और नॉर्मल इस पे इस तरफ लग रहा होगा। तो अब ध्यान से देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर mg नीचे लगेगा, क्या फ्रिक्शन उसको नीचे गिरने से रोकेगा? हाँ सर। तो mg बराबर फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कितना? म्यू एन। और n की वैल्यू क्या होगा सर? n आगे m ओमेगा स्क्वायर पीछे, तो mg की वैल्यू कम और बराबर होनी चाहिए म्यू इंटू एन। एन होगा m ओमेगा स्क्वायर आर, m से m कटेगा, ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन g बटा म्यू आर। ओमेगा निकालोगे तो g बटा म्यू आर का रूट आ जाएगा, ओमेगा होगा इज इक्वल टू कर दो g बटा म्यू इंटू आर। यहां से g की वैल्यू 10 और निकाल लो, निकाल लो। कौन सा आंसर आ रहा भाई? करो 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 करो। g की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू बोलो 0.1, 0.1 रेडियस बोलो, रेडियस बोलो। वन मीटर, वन। तो भाई 1/10, 1/10 ऊपर चलेगा √100, √100 मतलब 10 मीटर, 10 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो यहां पे कुछ करना ही नहीं था आपको, बहुत आसान था। नेक्स्ट आप जानो, देखो अगर आप बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की बात करो तो वहां पे नॉर्मल का कंपोनेंट उसको गिरने से रोकेगा, तो नॉर्मल का कंपोनेंट गिरने से रोकेगा तो आ जाएगा आपका वी आर जी टैन थीटा, और फ्रिक्शन जब उसको गिरने से रोकेगा तो वो हो जाएगा म्यू आर जी। इतना याद रखना है। डेथ वेल का प्रॉब्लम सॉल्व ही कर लिया। ये दोनों याद रखोगे, हर एक सवाल डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से होगा। जैसे अ कार ऑफ मास एम मूविंग ऑन द लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, म्यू एस रिप्रेजेंट्स द static friction between the road and the tire of the car, then maximum speed of the car in a circular motion is mu rg, mu rg। ये वेलोसिटी आएगा। अच्छा कभी तुमसे ओमेगा पूछ ले, अगर तुमसे ओमेगा पूछ ले तो v बराबर आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा v बाई आर। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाई आर। तो यहां से ओमेगा आप निकाल लोगे v बाई आर से। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या बेटा? अब इनके डेरिवेशन पे हम नहीं जाते भाई, पूरा 11 खत्म करना है, तो इन दोनों सेक्शन से आप रिलेट करके देख सकते हैं। इसी तरीके का ये सवाल है, ये हो जाएगा बहुत आसानी से, कोई खास बात नहीं है। ये सवाल एक पूछा है नीट 2016 में, इसमें पूछा गया देखो, कार इज नेगोशिएटिंग ऑन अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर, द रोड इज बैंक्ड एट द एंगल थीटा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द कार एंड द रोड इज म्यू एस, देन मैक्सिमम सेव वेलोसिटी ऑफ द रोड इज। वेलोसिटी पूछा ना,
तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो रूट आर जी होता है, म्यू और tan थीटा तो कोई डायमेंशन नहीं है। तो आंसर ये g बटा आर है तो हो ही नहीं सकता, ये रूट अंडर जी आर स्क्वायर है, हो ही नहीं सकता, g बटा आर स्क्वायर हो ही नहीं सकता, रूट जी आर, ये होगा आंसर। वेलोसिटी का डायमेंशन ही नहीं दिया बाकी के ऑप्शंस में, एक ही ऑप्शन में वेलोसिटी का डायमेंशन दिया है। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो, तुमसे ऐसा पूछे कि ऐसा सरफेस हमने बना दिया और एक कार्ट या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा, तो किस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? ए पर, बी पर, सी पर कि डी पर? बताओ, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर होगी? अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है तो कहां पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? ए पर, बी पर, सी पर कि डी पर? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे होगी? ए पर, बी पर, सी पर कि डी पर? बताओ। कहां पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? ए पर, बी पर, सी पर कि डी पर? तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो बेटा सबसे ज्यादा होगा वो होगा आपका सी पर। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं सी पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो क्या बोलोगे? सी पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, ये मास है, सी पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स एट सी, मैं नॉर्मल नहीं पूछ रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहा। बेटा अभी तुम्हारा कंसेप्ट सारा क्लियर कर देते हैं, सुनो। जब ये ऑब्जेक्ट चल रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा क्या? हाँ सर। mg नीचे लगेगा क्या? हाँ सर। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर पूछे तो तुम बाहर से बैठ के देख रहे हो, बाहर से बैठ के देखो तो एमबी स्क्वायर भी आर नहीं लगाओगे, तुम देखोगे कि रियल फोर्स दो लग रहे हैं। अब इन दोनों का सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स आएगा n माइनस एम जी, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा n माइनस एम जी। गलत कर दिया तुमने, जिसने एमबी स्क्वायर भी आर जोड़ा मतलब कर दो उसने कांड कर दिया। बेटा यही सही है, और आपको चाहिए तो मैं और एक्सप्लेन करके समझा देता हूं। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स एक रिक्वायरमेंट है जो रियल फोर्स के बराबर लगेगा। एमबी स्क्वायर बी आर तो रियल फोर्स है ही नहीं, तो तुम सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए बाहर बैठोगे, इस पर देखोगे कि सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है, एन ऊपर एमजी नीचे, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ आएगा एन माइनस एमजी, यही सेंट्रीपिटल होगा, यही सेंट्रीपिटल होगा। अगर तुमसे पूछे कि बी पर सेंट्रीपिटल क्या होगा, तो एमजी नीचे ऊपर एन, तो बी पर सेंट्रीपिटल होगा, बी पर सेंट्रीपिटल होगा mg माइनस एन, mg माइनस एन। नेट फोर्स सेंटर की तरफ जो होता है ना उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर ये बात क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगा दीजिए बेटा, बहुत जरूरी है ये बात। नॉर्मल बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं।